नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। महाराष्ट्र और हरियाणा में 15 अक्टूबर को होंगे विधानसभा चुनाव। अमित शाह से मिले क्रिकेटर युवराज सिंह। 9 राज्यों में उपचुनाव के लिए मतदान कल। चुनावी खर्च को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया चुनाव आयोग का आदेश। जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव का काम तेज। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी राहत कार्यों की पूरी जानकारी। प्रदेश सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। आतंकी संगठन सिमी पर बढ़ा 5 साल के लिए प्रतिबंध। सभी राज्यों में पुलिस बल में जल्द होंगी 1/3 महिलाएं। और यूक्रेन में दखल के मामले पर रूस पर यूरोपीय संघ के कड़े आर्थिक प्रतिबंध। दुशांबे में रूस के विदेश मंत्री से सुषमा स्वराज ने की यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोमवार तक जम्मू कश्मीर में चल रहे राहत कामों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को प्रदेश में हाई कोर्ट जैसे अहम संवैधानिक संस्थाओं के दफ्तर फिर से बहाल करने को भी कहा है। जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद बचाव काम की निगरानी कर रहे हैं, जबकि केंद्र की ओर से गृह सचिव अनिल गोस्वामी के नेतृत्व में वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारियों की टीम श्रीनगर में मोर्चा संभाले हुए है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी लगातार दौरा कर ताजा हाल की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। अब तक जम्मू कश्मीर में लगभग 1,30,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू और रिलीफ के लिए हम किसी भी सूरत में धन की कमी नहीं आने देंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से राहत कामों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक आदेश दिया है कि ये बताएं कि जो जम्मू कश्मीर में लोग, जिन लोगों की जमीन जायदाद सैलाब की वजह से गर्क हो गई है, उसके बारे में क्या किया। राज्य में अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसके लिए करीब 30,000 जवान दिन रात राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। इनमें से 21,000 जवान श्रीनगर में और 9,000 जवान जम्मू में तैनात हैं। वायुसेना के 84 हेलीकॉप्टर और कई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अभियान में साथ दे रहे हैं। इसके अलावा बाढ़ग्रस्त इलाकों में सेना की 224 बोट और एनडीआरएफ की 148 बोट लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। सेना और प्रशासन मिलकर राहत कामों को अंजाम दे रहे हैं। पीने का साफ पानी, रहने के लिए टेंट्स, कंबल ओढ़ने के लिए और जाड़े में स्लीपिंग बैग्स, मैट्रेस, और इसके अलावा उनको सुबह शाम हम यहाँ पे खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। ये खाना भी हमारे जवानों के राशन से बना हुआ है। हम चाह रहे हैं कि कम से कम एक टेम्पररी तौर पे नॉर्मलसी आ जाए, ताकि एक नॉर्मल जो जनजीवन है चलना शुरू हो जाए। जो इवैक्यूएट हुए लोग हैं वो कैंप्स में आ गए हैं। इसके साथ ही राज्य में सड़कों की मरम्मत का काम भी जारी है। सीमा सड़क संगठन के 5 दलों को काम पर लगाया गया है। पिछले कई दिनों से बंद पड़े श्रीनगर जम्मू राजमार्ग को भी खोलने का काम जारी है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बाढ़ का खतरा कम हुआ है और पानी अब नीचे उतर रहा है, और ऐसे में उन्होंने लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने पर जोर देने की बात कही। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने। सर, आप लगातार घूम रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, क्या आपको हालात अभी तक महसूस हुआ है इन दौरों के बाद? अब जो फौरी तौर जो लोगों को खतरा था वो कम हो चुका है। पानी अब बहुत जल्दी से जो है कम होती जा रही है। तो ऐसे हालात में अब हमने अफसरों से बात करके अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बजाय खाली बोट भेज के लोगों को निकालने का काम करें। जाहिर तौर पर बहुत बड़ा एक ये कुदरत का कहर था, लेकिन उसके लिए काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लोगों से जो हमारी बात हुई है, कमियां पाई गई है। दवाइयां नहीं है लोगों के पास, लोगों के लिए उनकी जो ज़रूरत के सामान है वो नहीं पहुंच पा रहे। कितना मुश्किल है आपको लगता है? नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब जिन इलाकों में अभी भी पानी जमा हुआ है वहाँ तक हमारे लिए पहुँचना बहुत मुश्किल हुआ है। भविष्य में इस तरह की बड़ी त्रासदी, इस तरह का बड़ा हादसा ना हो, उसके लिए इससे क्या सबक और
क्या आपको लगता है कि क्या किया जाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंटर की तरफ? अभी तक जिन लेवल्स पे हमने अपनी तैयारी की थी, जिन लेवल्स को हम इमरजेंसी के तौर पे मानते थे, ये तो उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है। जिस तरह से बचाव के बजाय अब एक राहत का काम शुरू करना होगा और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटें, उसके लिए पूरी तैयारी प्रशासन को करने की जरूरत है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, श्रीनगर। और सेना राहत और बचाव के काम में भी जुटी हुई है और दिन रात उनके जवान और हेलीकॉप्टर के जरिए रसद पहुंचाने का काम भी चल रहा है। इसी तरह से एक रसद पहुंचाने के काम को कैसे अंजाम दे रही है सेना, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने। मैं भारतीय वायुसेना के चॉपर में हूँ। ये जो हेलीकॉप्टर है ये बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का सामान लेकर जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ राहत और बचाव कर्मी हैं जो इंडियन एयरफोर्स के, ये यहाँ पर जो इलाके पूरी तरह से बाढ़ से डूब गए हैं उन इलाकों में मदद की सामग्री ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर खाने पीने के सामान जो ऊपर से फेंके जा रहे हैं उसके लिए किस तरह से बेताब हो रहे हैं। कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए मसीहा बनकर आए हैं वायुसेना के वो पायलट जो कि अपने हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ फंसे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। कितनी मुश्किल है चुनौती, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मालपुरे जी जो स्क्वाड्रन लीडर हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि इस विषम परिस्थिति में किस तरह की चुनौती आपको सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पे तो एक हम लोग जहाँ पे होवर कर रहे हैं इनको ड्रॉप करने के लिए, वहाँ पे काफ़ी इनके छतें उड़ रही है, तो इसकी वजह से हम लोग नीचे नहीं जाके इनको ड्रॉप कर पा रहे हैं, तो ऊपर से ही ड्रॉप करना पड़ रहा है। तो जब ड्रॉप कर रहे हैं तो कुछ सामान इनकी उसकी वजह से ख़राब भी हो रहा है, टूट भी रहा है। जो पायलट हैं वायुसेना के, उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए क्योंकि इन्हीं की बदौलत हजारों लोग आज अपनी एक तरह से दोबारा उन्होंने अपनी जिंदगी पाई है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर में अब बाढ़ का पानी कम होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ दूसरे तरह के खतरे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ अनूप नौटियाल साहब मौजूद हैं जिन्होंने उत्तराखंड त्रासदी के दौरान बहुत करीब से हालात को देखा भी था और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए और अब जम्मू कश्मीर में किस तरह के ऑपरेशंस की ज़रूरत है उस पर खास बातचीत करेंगे। अनूप जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला मेरा सवाल कि जिस तरीके के हालात हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, अब जो दौर है किस तरीके के ऑपरेशंस का है, किस तरीके के वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस की ज़रूरत है इस वक्त आपकी नज़र में? अगर हम ये उत्तराखंड की पूरी ट्रेजेडी को देखते हैं और जब उसको एक तरीके से एवेल्युएट करते हैं, उस तकरीबन 15 महीने हो चुके हैं, तो अलग अलग फेजेस में ये जो हमारी स्टेट में जो डिज़ास्टर हुआ था, तो ऑब्वियसली जो पहला फेज़ या पहला जो स्टेज था उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो ऑब्वियसली रेस्क्यू की है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। ये जो पहला फेज़ है, इसके बाद में जो दूसरा फेज़ स्टार्ट होगा वो एक मिसिंग पर्सनस का फेज़ स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो रसद का काम है, खैर वो तो अभी भी चल रहा है, लेकिन एक दूसरा दौर आएगा। ऐसे करके अलग अलग दौर चलेंगे और मेरा ये मानना है उत्तराखंड के अनुभव को देखते हुए कि अगले 6 महीनों में 6 मुख्य प्राथमिकताएं होनी चाहिए और इनको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो पहला हिस्सा है, उस पहले हिस्से में सबसे पहले एक आपको जो कॉम्पनसेशन है, जो लोगों को जो मुआवजा देना है, एक वो मुआवजा देना बड़ा ज़रूरी होगा। दूसरा, जिसके बारे में आपके पैकेज में भी बात हुई है काफ़ी ज़्यादा, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, जो सड़कें टूट चुकी हैं, जो पुल टूट चुके हैं, जो अस्पताल बह गए हैं, जो स्कूल टूट चुके हैं, तो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। इसी से तीसरा जो जुड़ा हुआ मुद्दा आएगा और एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है लाइवलीहुड्स का चैलेंज, जो कि हमें उत्तराखंड में देखने को मिला है। क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 1 साल के बाद में भी जो हमारी जो पहाड़ की अर्थव्यवस्था है वो अभी भी चरमराई हुई है, क्योंकि वहाँ पर लाइवलीहुड्स नहीं बन पाए। लेकिन इससे बड़ा जो मैं कहूँ जी कि जिस तरीके से 12, 15, 18 फीट, 22 फीट तक कहीं कहीं पर पानी भर गया, अब वो जब पानी नीचे उतर रहा है तो एक बड़ा खतरा ये दिख रहा है कि संक्रामक बीमारियों के फैलने का। और वैली में अगर मैं बात करूं, किस तरीके से इस खतरे को मैं कहूं कि इससे लड़ा जाना चाहिए, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए और कितने तैयार हैं वाकई वहाँ के लिहाज से हम?
मेरे को लगता है कि जो तैयारी है वो बहुत कम है। उत्तराखंड के केस में भी हमें देखने को मिला था कि तैयारियां बहुत कम थी। उत्तराखंड के केस में, और फिर से मैं थोड़ा सा तुलना कर रहा हूँ इस बात की, उत्तराखंड में पानी आया और पानी बह करके ले गया। यहाँ पर आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर भारी मात्रा में जो है पानी जमा हो रखा है, तो जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है उनके होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और जो स्वास्थ्य विभाग वहाँ का है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हमारे राज्यों के जो स्वास्थ्य विभाग हैं वो इतने सशक्त हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो त्रासदी और जो ट्रेजेडी हुई है इसके लिए कहीं पर भी इस लेवल की कहीं पे कोई प्रिपरेशन नहीं होती। जैसे कि अभी JNK के सीएम साहब भी बोल रहे थे कि जो भी हमारी जो प्रिपरेशन रही है इमरजेंसी की, वो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा होगी। तो ये बिल्कुल बात लाजमी है और सही है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ का, बाकी डिजीज़ का जो होगा उसका खतरा बहुत ज़्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट के जो मेडिकल डिपार्टमेंट को सेंटर की मदद लेते हुए बिल्कुल वॉर फुटिंग पर काम करना पड़ेगा। लेकिन एक और जो बड़ा खतरा ये है अनुज जी, कहा जा रहा है कि जो भी लोकल, मैं कहूँ कि सिस्टम था सरकार का, वो सिस्टम तहस नहस हो चुका है। चाहे वो दफ्तरों की बात करें, इवन कोर्ट की बात करें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तो कहीं कोई अता पता ही नहीं है। ऐसे में ये चैलेंज कितना बड़ा है और सेंटर की मदद के बाद कैसे इस रोड मैप पे आगे बढ़ा जा सकता है? यहाँ पर मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के एग्जाम्पल पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड के केस में जब ट्रेजेडी हुई थी तो देहरादून, जो कि कम से कम जो प्रदेश की राजधानी थी, उस पर कहीं पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा था। उस मायने में जम्मू कश्मीर की जो आपदा है ये उत्तराखंड की आपदा से बहुत फ़र्क है, क्योंकि जैसा आपने सही बोला, जो पूरा संस्थागत ढांचा है जो कि प्रदेश की राजधानी में स्थापित था, इस समय वो वहाँ पर नहीं है। वाकई में जो स्वास्थ्य विभाग इस समय जम्मू एंड कश्मीर का है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ऐसे केसेस में आपको थोड़े से इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ में काम करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर बोट, जैसे कई हमारे कुछ राज्यों में, जैसे असम की मैं अगर बात करूं, जहाँ पर बोट एम्बुलेंस चलती है, हो सकता है यहाँ पर हम लोगों को जो अपनी मेडिकल सुविधाएं प्राप्त जो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, हमें यहाँ पर आने वाले समय में बल्कि तुरंत जो है बोट एम्बुलेंसेज को, छोटी छोटी बोट्स को एम्बुलेंसेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डॉक्टरों की मदद के अलावा मुझे लगता है कि इस समय हमें पैरामेडिक्स की और नर्सेज की और ज़्यादा आवश्यकता है। JNK स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए सेंटर से और बाकी राज्यों से कि वो नर्सेज की और पैरामेडिक्स की फोर्सेस को तुरंत भेजें, ताकि हम अपने जो मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ डॉक्टरों तक ही सीमित ना रखें। जो डॉक्टर की तो पॉपुलेशन है ही है, लेकिन उसके अलावा ये वाला भी सेगमेंट आकर के उनको सपोर्ट करे, ताकि और व्यापक मात्रा पे हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके। यानी आप ये कहा जाए कि फूड सप्लाई, साफ पीने का पानी और पानी उतरने के साथ वहाँ पर जो भी खतरा है बीमारियों का, ये 3 फ्रंट पर एक साथ में लड़ना होगा। ये तो बिल्कुल जो एक तरीके से बैटल फ्रंट है, एकदम इमीडिएट जो प्रायोरिटीज़ हैं, ये जो आज की प्रायोरिटी है, कल की प्रायोरिटी है, इन सबसे पहले जो प्राथमिकता जो राज्य सरकार की बनती है, जो केंद्र की बनती है, वो इन्हीं प्राथमिकताओं को टैकल करने की है। और ऐसे में जब राज्य सरकार के खुद मुखिया ये कह रहे हों कि हमारा दफ्तर तक कहीं और चलाना पड़ रहा है, सेवाओं का हाल हमने देखा है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र के सहारे, और वहाँ पर मैं कहूँ स्पेशली कि सेना, क्या हमें कुछ और राज्यों से कुछ और बल, कुछ और संस्थाएं वहाँ पर ज़रूरी है इस वक्त उतारना वहाँ पर? एक अच्छा सुझाव रहेगा कि बाकी राज्यों से जो है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, बल्कि मैं आपको आज ही का उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे प्रदेश में एक IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने एक मिसिंग सेल का निर्माण जो है था उत्तराखंड की आपदा के दौरान हुआ था। उन सज्जन का जो है JNK में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ताकि जो नॉलेज और एक्सपर्टीज़ है उसको एक बारी पूरी तरीके से ना उसका फ़ायदा लिया जाए। जो बाकी स्टेट्स हैं जहाँ पर दुर्भाग्यवश इस प्रकार की ट्रेजेडी आई हुई है, और बार बार हम उत्तराखंड का ही जिक्र कर रहे हैं क्योंकि पिछले वर्ष हमारी ही स्टेट में ऐसी ट्रेजेडी आई थी, तो जो लोग उत्तराखंड के रेस्क्यू में, रिलीफ में, रिहैबिलिटेशन में लगे हुए थे, अगर इस प्रकार के लोगों को JNK में ट्रांसफ़र किया जाता है, नॉलेज का ट्रांसफ़र किया जाता है, जो पड़ोसी राज्य हैं, खासकर जो हिमालय राज्य हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं, 11 राज्य हमारे पूरे देश में हैं JNK को मिला करके, इन राज्यों से अगर लोग आते हैं, और जैसा मैंने अपनी बात को ही दोहरा रहा हूँ, जैसा आपने स्वास्थ्य का जिक्र छेड़ा था, तो ये नर्सेज और पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स की हमारे देश में कमी ज़रूर है, लेकिन हमारे देश में पैरामेडिक्स की एक भरपूर संख्या है। उनको डाइवर्ट वहाँ पर किया जाना मुझे लगता है एक अच्छा सुझाव रहेगा। चलिए अनूप जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम मसलों पर सुझाव और राय जाहिर करने के लिए आपका। तो साफ तौर पर कहा जाए कि अनूप जी का कहना है कि जिस तरीके से अब जो सिस्टम वहाँ पर डेवलप कर रहा है, उसमें सिर्फ न सिर्फ वहाँ के लोग बल्कि दूसरे राज्यों की वो एक्सपर्टीज़ जो इस तरह के, मैं कहूँ, आपदाओं से निपटने में महारत है, या फिर जिन्होंने उनका नॉलेज जो रहा है उसका इस्तेमाल वहाँ पर करना चाहिए। और ये थी हमारी आज की पहली खबर।
छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की कुछ और बड़ी खबरें। विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही हरियाणा और महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू हो गई। दोनों ही राज्यों में 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। हरियाणा की 90 और महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने इन दो राज्यों के लिए कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 20 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ पर्चा भरने का काम शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 27 सितंबर तक नामांकन कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 29 सितंबर को होगी। 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दोनों राज्यों में एक ही दिन 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। Date of poll will be on 15th October, which is Wednesday. For both the states? Yeah, for both. It's only one day poll in both the states. And counting on 19th October. दोनों राज्यों में हर वोटर का पहचान पत्र तैयार कर लिया गया है। महाराष्ट्र में फिलहाल 8 करोड़ 25 लाख और हरियाणा में 1 करोड़ 61 लाख वोटर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इस बार से उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के सभी कॉलम को भरना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। If a candidate does not fill all the columns, the nomination is liable for rejection. वोटरों के लिए पोलिंग स्टेशन पर खास व्यवस्था होगी। चुनाव आयोग ने हर ब्लॉक में एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है और इसी के साथ ही साथ आचार संहिता लागू हो गई है। इन दोनों राज्यों के वोटर 15 अक्टूबर को यहाँ की अगली सरकार की किस्मत लिखेंगे। कैमरामैन DK पांडे के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है और विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होने की बात कही है। हम स्वागत करते हैं इस बात का कि इलेक्शन कमीशन ने डेट डिसाइड कर दी। हमने सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी करी, हमने सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो दिया। जो हालात हैं, जिस प्रकार से सहयोग और समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जहां तक हमारी पार्टी NCP का प्रश्न है, हम लोग तो पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हमारी मीटिंगें लोकसभा के चुनावों की तुरंत बाद होनी शुरू हो गई और कांग्रेस की भी वही हाल है। हम दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, हमारा अलायंस तैयार है, हम लोग बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और हम छोड़ दीजिए, जनता तैयार है। देखिए, हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरे तरीके से हमारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और हमारे लिए अच्छी बात है कि CM को सबसे ज्यादा चाहते हैं, बहुत ईमानदार CM है। क्रिकेटर युवराज सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से आज मुलाकात की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान के कुछ ही घंटों के भीतर हुई इस मुलाकात के राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। खबर है कि युवराज सिंह महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रचार कर सकते हैं। लोकसभा की 3 और 9 राज्यों में 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। हालांकि BSP ने इन चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। लोकसभा चुनाव में यहां मिली जीत से BJP खासी उत्साहित है। वहीं इसमें कमजोर प्रदर्शन करने वाली सत्ताधारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिहाज से भी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में पहली बार उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ लोकसभा की वडोदरा सीट और विधानसभा की 9 सीटों के लिए मतदान होगा। तेलंगाना की मेडक लोकसभा सीट के लिए भी शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान की 4, असम की 3, पश्चिम बंगाल की 2, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी सीटों पर 16 सितंबर को मतगणना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज चुनाव आयोग के इस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को 2009 के विधानसभा चुनाव में हुए खर्च का गलत ब्यौरा देने के लिए दोषी ठहराया गया था। आयोग ने 13 जुलाई को चव्हाण को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। आयोग ने चव्हाण को जनप्रतिनिधित्व कानून और नियमों के मुताबिक चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने का दोषी पाया था।
सभी 218 कोल ब्लॉक आवंटनों का अवैध ठहराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज आवंटी कंपनियों की दलीलें सुनने से इनकार कर दिया। कंपनियों ने याचिका में अदालत से आवंटन रद्द करने से पहले उनका पक्ष भी दोबारा सुने जाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को अपने फैसले में 1993 से 2010 के बीच के सभी कोयला ब्लॉक आवंटनों को अवैध करार दिया था, लेकिन बिजली उत्पादन करने वाली कई कोयला आवंटी कंपनियों ने अदालत से उनका भी पक्ष सुने जाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा था। कंपनियों ने आवंटन में गड़बड़ी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था और हर आवंटन पर विचार के लिए समिति गठित करने की मांग की थी। गौरतलब है कि सीएजी की एक रिपोर्ट के बाद कोल ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि बिना किसी प्रक्रिया के किए गए आवंटन से भारी राजस्व का नुकसान हुआ। बाद में मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई और मामले की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की एक अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने पर सीबीआई से सवाल किया है। कोर्ट ने उद्योगपति कुमार मंगलम मेड़ला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख के खिलाफ मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने पर दिखाई गई जल्दबाजी पर सीबीआई के जांच अधिकारी से सवाल किए। अदालत ने हिंडाल्को को आवंटित कोयला ब्लॉक मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के मीटिंग के बारे में भी सवाल पूछा। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई ने असमिया गायक सदानंद गोगोई को आज गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के मुताबिक सदानंद पर साजिश रचने और वित्तीय हेराफेरी के आरोप हैं। सीबीआई ने उन्हें चौथी बार पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। सदानंद गोगोई को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में भारत की सदस्यता करीब करीब पक्की हो गई है और इसके लिए उसके सदस्यों रूस, चीन, अफगानिस्तान और ईरान समेत अन्य सभी सदस्यों ने अपनी सहमति भी दे दी है। यह मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा संगठन है जिसे अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो का विकल्प माना जा रहा है। फिलहाल दुशांबे में संपन्न हो रहे इसके शिखर सम्मेलन में भाग लेने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई हुई हैं। India is already engaged with several SCO member states in diverse areas such as capacity building and human resource development, information technology, pharmaceuticals and healthcare, small and medium enterprises and entrepreneurship development. We wish to bring to the table our technical expertise, markets and financial commitment. यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के मुद्दे पर रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं और आज से ही लागू इन प्रतिबंधों के तहत रूस की सरकारी कंपनियों को वित्तीय मदद पर रोक होगी। रूस की कई रक्षा कंपनियों के साथ तेल कंपनियों के व्यापार पर भी इनका असर पड़ेगा। उधर तजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रविवार को 4 दिन की वियतनाम यात्रा के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति 14 सितंबर से 17 सितंबर के बीच वियतनाम में रहेंगे। उनके इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई अहम करार होंगे। वियतनाम भारत को तेल और गैस के 2 और ब्लॉक देगा। ये ब्लॉक दक्षिण सागर में मौजूद हैं। राष्ट्रपति के साथ पेट्रोलियम राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा कई दलों का एक प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है। भारत और वियतनाम के बीच फिलहाल $7 अरब का व्यापार है। इसे 2020 तक $15 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य है। President Pranab Mukherjee will be on a state visit to Vietnam from 14th to the 17th September, and he will meet the President, the General Secretary, the Prime Minister, Chairman of the National Assembly in Hanoi, and then he'll also meet the Party Secretary in Ho Chi Minh City. डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट में भारत के हाथ निराशा लगी है। टूर्नामेंट के पहले सिंगल्स मैच में भारतीय खिलाड़ी यूकी भांबरी को सर्बिया के खिलाड़ी दुसान लोजोविक के साथ हार का सामना करना पड़ा। वरीता में दुनिया के 61वें नंबर के खिलाड़ी लोजोविक ने सीधे सेटों में 6-3, 6-2, 7-5 से यूकी को हराया। डेविस कप का आयोजन बेंगलुरु में हो रहा है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।